हाय एवरीवन। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है और इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, या आप कह सकते हो आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? गोल्डन एज ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, और ये जो हमारा अर्जुन बैच है ये डेडिकेटेड है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, लेकिन साथ में आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इसके अलावा आपको जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइदर आप सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ या किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आइदर ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी, आपको अलग से जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कंटेंट को 5 साल के पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस करके तब तैयार किया गया है, तो आप ये इंश्योर हो सकते हो कि यहाँ से बाहर आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। और यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको दोनों में पढ़ा रहा हूँ, तो आई होप कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। गुप्त एम्पायर के बारे में या गुप्त डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम सभी ने जाना कि कैसे मौर्यन एम्पायर का पतन हो जाता है, और मौर्यन एम्पायर जब सेकेंड सेंचुरी बीसी में उनका पतन हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा किसको मार देते हैं? जो लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर के, बृहदरथा को मार देते हैं। फिर हमारी सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके हमने कितना टाइम पीरियड अपना कवर कर लिया था? थर्ड सेंचुरी एडी तक का हमने टाइम पीरियड वहां पे कवर कर लिया था, जिसको मैंने नाम दिया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमने डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा कि मतलब डायनेस्टी तो बहुत आई, लेकिन किसी ने बहुत टाइम तक मतलब राज नहीं किया या अपनी टेरिटरी को मौर्यन एम्पायर के जैसे एक्सपेंड नहीं कर पाए। तो उस इस वाला जो सेकंड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी वाला टाइम पीरियड है, इसको एक तरह से डार्क एज भी बोला जाता है, क्योंकि इस पे कोई भी जो डायनेस्टी थी, कोई भी एम्पायर बहुत मतलब ज़्यादा राइज नहीं हुआ, ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ मौर्यन एम्पायर की तरह। अब यहाँ पर धीरे धीरे थर्ड सेंचुरी आते आते 320 एडी में 320 एडी में आपके श्रीगुप्त एक डायनेस्टी फाउंड करते हैं जिसका नाम था गुप्ता डायनेस्टी। यहाँ पर श्रीगुप्त बहुत सारे टेक्स्ट में ये माना जाता है कि श्रीगुप्त करते हैं। इसके फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त, जो कि टाइटल लेते हैं महाराजा का। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि इसकी जो असली नींव रखी वो किसने रखी? चंद्रगुप्त वन ने रखी। अभी हम इनके बारे में सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इनके जो रियल फाउंडर या मेन फाउंडर चंद्रगुप्त वन को माना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अभी ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप इतना सोचो समझो कि थर्ड सेंचुरी एडी में लगभग 320 एडी में गुप्ता डायनेस्टी एक तरह से सबसे बड़ी डायनेस्टी जो उस वक्त की थी वहाँ पर उभर के आती हैं। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें ये समझना जरूरी है कि ये डायनेस्टी मौर्यन एम्पायर की तरह बड़ी नहीं थी, लेकिन ये कॉन्सोलिडेटेड डायनेस्टी थी, और इसके जो इम्पैक्ट हैं, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, सारी चीज़ें थी काफ़ी अच्छी थी। और मॉडर्न पीरियड की बराबर स्प्रेड नहीं किया, लेकिन हाँ जो उसके कंपैरिजन में उस वक्त डायनेस्टी मतलब ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पा रही थी, ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पा रही थी, तो उसके हिसाब से ये गुप्ता डायनेस्टी एक बड़ी डायनेस्टी उभर के आती है। और हमारे हिस्टोरियंस इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत का स्वर्ण काल बोला जाता है। तो भाई कुछ तो रहा होगा इस डायनेस्टी के बारे में, कुछ तो चीज़ें होंगी इस डायनेस्टी के बारे में, कुछ तो चीज़ें हुई होंगी इस डायनेस्टी के टाइम पीरियड के वक्त। इसीलिए हम इसे गुप्त डायनेस्टी को क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोलते हैं, स्वर्ण युग बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि इस डायनेस्टी को स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है। ठीक है, फिर बाद में हम इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए प्राउड की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई डायनेस्टी को हम क्या बोल रहे हैं? स्वर्ण युग बोल रहे हैं। हमें इस चीज़ पर प्राउड होना चाहिए। इस प्राउड से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब बैटल ऑफ 1957, जब 1857 जो आपका जो बैटल ऑफ 1757 सॉरी, जो बैटल आपका 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, जो आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, जब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहे थे। आपने पता है ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा चालें खेली हैं। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को मतलब एक तरह से दिमागी तौर पे कमज़ोर किया था इंडियंस लोगों को। किस तरह से? इन्होंने कुछ इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियंस का सहारा लिया, जो साम्राज्यवादी इतिहासकारी होते हैं ना, इन्होंने उनका सहारा लिया। इन्होंने बोला कि भाई जो तुम लोग हो ना, भारतीय जो लोग हैं, जो भारतीयों के सोशल स्टैंडर्ड हैं, जो भारतीयों का कल्चर है, वो पिछड़ा साबित किया।
पिछड़ा साबित करने की कोशिश की और इन्होंने बोला कि भाई इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसके लिए ब्रिटिशर्स की ज़रूरत है। आप समझ रहे हो, इंडियंस के कल्चर को, इंडियंस को इन्होंने बहुत पिछड़ा साबित करने की कोशिश की हिस्ट्री के थ्रू कि भाई देखो तुम्हारे लोग ऐसे थे, तुम्हारे लोग ऐसे थे। तो मैं किसकी ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं ब्रिटिश रूल की ज़रूरत है, ब्रिटिश रूल ही भैया तुमको इम्प्रूव कर सकता है। इन्होंने हिस्ट्री को भी पूरा उलट पुलट के रख दिया। इस तरह से हिस्ट्री, इनके जो हिस्टोरियंस थे, जो इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इस तरह इंडिया की हिस्ट्री को बिल्डअप करने की कोशिश की जहां पर हम लोगों को पिछड़ा साबित किया जा सके, इंडियन लोगों को पिछड़ा साबित किया जा सके, हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स को पिछड़ा साबित किया जा सके, हमारे कल्चर को पिछड़ा साबित किया जा सके और हमारे लोग गर्व ही ना कर पाए। फिर क्या होता है, फिर होता है इंडियन हिस्टोरियंस का जन्म। बोलते हैं भाई हम इतने बुरे तो नहीं थे जितना आप बुरा करने की कोशिश कर रहे हो, और भैया हमें अपने इम्प्रूवमेंट के लिए तुम्हारी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कि तुम हमें आके सिखाओ कि हमें क्या करना है या हमारा कल्चर कैसा था, तुमसे तो बेटर है हमारा कल्चर। इंडियन हिस्टोरियंस क्या करते हैं, इमर्ज होके आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंडियन हिस्टोरियंस करते हैं। और इंडियन हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री पढ़ते हैं और जब इतिहास बताते हैं तो यहाँ पर हमें वो डिफरेंट झलकियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं जो अभी तक इंडियंस लोग नहीं देख पा रहे थे उन झलकियों को। अभी तक ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं अपने इतिहास के बारे में, ऐसे एम्पायर्स के बारे में जब हिस्टोरियंस लिखते हैं, जब इंडियंस लोग गर्व कर पाएँ, इंडियंस लोगों को ये प्रूव कराते हैं, ये बोलते हैं जो इंडियन हिस्टोरियंस होते हैं, जिनको हम नेशनल हिस्टोरियंस भी बोलते हैं, कि भाई हम पिछड़े वर्ग से नहीं थे, हमारा कल्चर, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं जहाँ पर सब लोग बार्बरता कर रहे थे वेस्टर्न एम्पायर में, हमने एक इंडियन कल्चर को देखो, सभ्यता सिखाई है लोगों को। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और गुप्त पीरियड को वो क्या नाम देते हैं, तो गुप्त पीरियड को वहाँ पर गोल्डन एज बोला जाता है। तो अब जब इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको गोल्डन एज बोला, स्वर्ण काल बोला, तो इंडियन हिस्टोरियंस के पीछे भी जब अगर उन्होंने गुप्त पीरियड को देखो, इन सब चीज़ों के पीछे समझ में आया ना कि गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज क्यों बोला हिस्टोरियंस को, क्योंकि इंडियंस गर्व कर पाए, इंडियंस के दिमाग में ये जाए कि भाई हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारा इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है, हमारा इतिहास वेस्टर्न इतिहास से भी अच्छा है, जो कंट्रीज हम पर रूल करने की कोशिश कर रही हैं एटलीस्ट हमारे रूलर्स उनसे भी अच्छे थे। तो ये कोशिश करने की कोशिश की इंडियन हिस्टोरियंस ने और गुप्त डायनेस्टी को उन्होंने दर्जा दिया गोल्डन एज का। अब उन्होंने गोल्डन एज का दर्जा दिया तो कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो चीज़ें रही होंगी गोल्डन एज बोलने के लिए, बोलने का जब दर्जा दिया। तो अब हम उन रीजन्स को पढ़ते हैं जहाँ से आपके पेपर में भी सवाल बनते हैं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए कि चीज़ें कैसे बिल्डअप हुई, कैसे हुई, और जो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साथ में, मतलब वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बात बाकी आपके समझाने के लिए, आपको नॉलेज हो इस चीज़ की, आप प्राउड कर पाओ अपने इंडियन हिस्ट्री पे, अपने इंडियंस की जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो एम्पायर्स रहे उन पर आप गर्व कर पाओ अपने कल्चर पे, इसलिए हम कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताते भी हैं। तो अब यहाँ पर रीजन्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर साइंटिफिक अचीवमेंट के बारे में। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। गोल्डन एज की, वाई गोल्डन एज मैंने मेंशन किया है, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम सभी रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका जस्ट वेट अ सेकेंड, कितनी स्लाइड है हमारी गोल्डन एज की। ओके, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं किन के बारे में, आर्यभट्ट के बारे में, ठीक है। आर्यभट्ट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे ना, हमने यहाँ मेंशन किया है नहीं, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किन के बारे में, आर्यभट्ट के बारे में। देखो यहाँ पर गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि इसी टाइम पीरियड के बाद, इसी टाइम पीरियड में किसका इन्वेंशन होता है, डेसिमल न्यूमरल सिस्टम का, डेसिमल का यूज करना सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं, आपके आर्यभट्ट साहब यहाँ पर डेसिमल का यूज करना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, डेसिमल का यूज करना सिखाते हैं। और जीरो, जीरो का कंसेप्ट लेके आते हैं। शून्य दिया मेरे भारत ने, किसने शून्य दिया, शून्य दिया आपके गोल्डन एज ने, गुप्त डायनेस्टी के टाइम पर आर्यभट्ट ने। तो आपका जो शून्य है, जो जीरो है, वो कौन देते हैं, इसका कंसेप्ट कौन देते हैं, तो यहाँ पर आर्यभट्ट देते हैं। आपको पता है आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है।
अब हम कैसे प्राउड ना करें, लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी बुक में आप जितने साइंस पढ़ते हो, जितनी सारी चीज़ें पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ इंडियंस ने की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतने चालाक नहीं थे उस वक्त के, नहीं भाई हमारी ये किताब में जाना ही चाहिए। आप किसी भी साइंस की किताब में, किसी भी किताब में ये नहीं मेंशन करते हो कि भाई यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट ने भी कुछ दिया था, थ्योरी नहीं दी थी। तो ठीक है, वो सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमेशा से सबका जो कंट्रीज रही हैं जिन जहाँ पर ज़्यादा साइंटिस्ट थे, मतलब उन्होंने अपने ही चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए और अपने ही हिसाब से हिस्ट्री को तैयार किया है, तो उन सब चीज़ों में ठीक है नहीं जाते हैं। लेकिन फर्स्ट जो अर्थ है आपकी रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, लिख लो ये, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आर्यभट्ट फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बताया कि अर्थ कहाँ पर रोटेट करती है मेरे भाई। तो अर्थ रोटेट करती है अपने, रोटेट्स, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। हिंदी वाले लिख सकते हो कि जो पृथ्वी है वो अपने ही एक्सिस पर, एक्सिस को क्या बोलते हैं हिंदी में एक बार देख लेना, अपने ही एक्सिस पर घूमती है, रोटेट करती है, ठीक है। और इन्होंने साइंटिफिक साइंटिफिक रीजन दिया किसका पता है? पहले लोग मानते थे जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता था ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मून इक्लिप्स, मून इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। पहले लोग क्या मानते थे पता है? कि ये राक्षस वगैरह की वजह से होता था, मतलब ठीक है इंडिया में, इंडियन में इस तरह से मेंशन था। लेकिन इन्होंने पहली बार ये चीज़ बोला कि भैया इसका कुछ राक्षस वाक्षस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई लड़ नहीं रहा, कुछ चीज़ें नहीं हो रही जो ये सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण हो रहा है, इसका साइंटिफिक रीजन है। और इन्होंने वो साइंटिफिक रीजन दिया था उस वक्त, ठीक है, आर्यभट्ट साहब ने। तो हम कैसे प्राउड ना करें अपने इंडिया पर, ठीक है। जीरो का इन्वेंशन किया, पाई की वैल्यू दी, आपको पता है इन्होंने एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देने की कोशिश करी थी, इन्होंने पाई की वैल्यू दी, ठीक है। उस वक्त पाई की वैल्यू देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इनको फादर ऑफ एल्जेब्रा बोला जाता है, अगर आपको पता हो। ये सब बातें हम किसके बारे में कर रहे हैं? आर्यभट्ट के बारे में कर रहे हैं। फादर ऑफ एल्जेब्रा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एल्जेब्रा, ये ध्यान रखना। इन्होंने ही समझाया उस वक्त के कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है, कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ये भी मेथड इन्होंने ही दिया, आर्यभट्ट साहब ने। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? आर्यभट्ट साहब की। और भी यहाँ पर साइंटिफिक अचीवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर और साइंटिफिक अचीवमेंट के बारे में बात करूँ, यहाँ पर तो जस्ट बेटा सेकंड, ओके। अगर हम एक इस वक्त पर्सन रहे बराह मिहिर, बराह मिहिर, ये जो बराह मिहिर थे, ये बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे। अभी हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में भी पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे ये। एक तो लिखते हैं पंच सिद्धांतिका, क्या लिखते हैं, लिख लो ये इंपॉर्टेंट है, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका लिखते हैं। और एक लिखते हैं ये बृहत संहिता, क्या लिखते हैं ये? बृहत संहिता, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। बृहत संहिता में किसके बारे में दे रखा था? जो प्लेनेटरी मूवमेंट होता है, रेनफॉल कैसे होती है, क्लाउड कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी के बारे में दे रखा था। तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी बृहत संहिता में, लेकिन शायद उतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। बस ये ध्यान रखो कि बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसने लिखी? बराह मिहिर ने लिखी। एक आपके हुए ब्रह्मगुप्त, में भी आप जानते होंगे, ब्रह्मगुप्त हुए। ये जो ब्रह्मगुप्त थे ये भी गुप्ता पीरियड के जो कोर्ट्स थे उसी में रहे हैं। और यहाँ पर ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। कौन थे? ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन थे। और ये जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ये यहाँ पर सर्कल का डायमीटर कैसे निकालते हैं ये इन्होंने बताया, ठीक है। हाँ, डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं सर्कल का, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इन्होंने खोज के दिया, ठीक है, उस वक्त के टाइम पर। आप सुश्रुत के बारे में सबने पढ़ा होगा, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है सुश्रुत के बारे में। सुश्रुत, सुश्रुत के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। सुश्रुत, सुश्रुत संहिता लिखते हैं, सुश्रुत क्या लिखते हैं? सुश्रुत संहिता लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सुश्रुत 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 संहिता लिखते हैं। और ये किससे रिलेटेड थी? रिलेटेड टू सर्जरी। और इनको सर्जरी का फादर भी बोला जाता है, ध्यान रखना। अगर आपसे कभी पेपर में पूछे हु इज द फादर ऑफ सर्जरी, तो सुश्रुत यहाँ पर फादर ऑफ सर्जरी हो जाएंगे। और देखो यहाँ पर इसी
गोल्डन एज में मतलब इस गुप्त वंश के ड्यूरिंग ही एक आयरन पिलर का स्थापना हुई थी मेहरौली में। कभी आपसे पूछ ले कि आयरन पिलर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना। और चलो मुझे कमेंट करके बताओ ये जो आयरन पिलर है किस राजा से एसोसिएटेड है। अगर पहले आप हिस्ट्री पढ़ चुके हो एक बार दोबारा से पढ़ लो, वरना मैं अभी आपको बताऊंगा। आयरन पिलर एक है आपका दिल्ली में, भाई साहब, दिल्ली में मेहरौली एक करके जगह है, लिख लो ये कहाँ पर है, मेहरौली में है। ठीक है, ये अभी तक रस्ट फ्री है, अभी तक जंग नहीं लगी है, तो उस वक्त की आप आयरन टेक्नोलॉजी को इस चीज़ से एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसी यही रीजन्स थे जब यहाँ पर आपके कौन है, अ, हमारे इंडियन हिस्टोरियंस या जिनको नेशनल हिस्टोरियंस बोलते हैं, वो क्या लिखते हैं यहाँ पर आपके इस पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो साइंटिफिक अचीवमेंट हो गए, थोड़ा सा हम अगर नज़र डालें यहाँ पर आर्ट एंड लिटरेचर अचीवमेंट के बारे में, तो इसी वक्त, शायद मैंने इधर लिखा है, इसी वक्त आपका क्या होता है, रामायण एंड महाभारत कंपाइल होते हैं। इसी वक्त क्या होते हैं आपके, रामायण और महाभारत कंपाइल होते हैं। इसी वक्त आपकी एक किताब लिखी जाती है, उस किताब का नाम लिख लो, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। बादशायन करके एक राइटर थे, वो लिखा था। बादशायन ने कौन सी किताब लिखी थी, कामसूत्र। पेपर में बहुत पूछी गई है कि कामसूत्र किसने लिखी है, बादशायन जी ने लिखी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी टाइम पीरियड में रामायण और महाभारत के साथ साथ आपका विष्णु पुराण, शिव पुराण, कई सारे पुराण यहाँ पर कंपाइल होते हैं। तो अगर कभी पेपर में पूछ ले तो लिख लो, डिफरेंट पुराण्स पुराण्स वर कंपाइल्ड। एग्जाम्पल में लिख दो शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि, विष्णु पुराण, ये सारे पुराण इसी टाइम पीरियड में आपके कंपाइल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक राइटर जिनको किसी का भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हर कोई, हर एक बच्चा जानता है, कालिदास साहब के बारे में। कालिदास, जिनको हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये फेमस पोइट थे किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। ये बहुत सारी अपनी वर्क्स लिखते हैं, यहाँ पे बुक्स लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, प्लेज लिखते हैं। जैसे कि एक है आपका यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम। एक है आपका मालविका अग्निमित्र, जो किसकी लव स्टोरी थी। जब हम यहाँ पर कौन सा एम्पायर पढ़ रहे थे, तो बताओ अग्निमित्र के बारे में, जो जब हम सुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर अग्निमित्र और किसकी लव स्टोरी थी, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। उसके बाद ये रघुवंशम लिखते हैं, मेघदूतम लिखते हैं, कुमार संभवम लिखते हैं, और यहाँ पर एक शिरोयम लिखते हैं, विक्रम विक्रमोर सीएम बोलते हैं उसे। ठीक है, विक्रमोर सीएम लिखते हैं। तो ये कालिदास को तो खैर किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, ये मानते हैं कि 40+ इन्होंने वर्क्स किए। ठीक है, लेकिन ये मेन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, हमको पूरे 40+ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी टाइम पीरियड पर क्या लिखा जाता है, मृच्छकटिकम लिखा जाता है, जो कि कौन लिखता है, शूद्रक लिखता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसी वक्त आपका मंत्र शास्त्र लिखा जाता है, जिसको कौन लिखता है, बेताला भट्ट लिखता है। ये सारी चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी वक्त ये बताते हैं कि आप देखोगे ना, जो अजंता केव में जो आप अजंता केव वगैरह जाओगे तो वहाँ पे पेंटिंग्स देखोगे, वहाँ पर डिफरेंट कलर्स देखोगे, तो मतलब इसी टाइम पर जो कलर्स थे ना, वो अपनी चरम सीमा पे पहुंचे थे। इसी टाइम पर चित्रकला का एक तरह से विकास हुआ। अगर आप अजंता केव में जो पेंटिंग्स देखते हो, वो इसी टाइम पीरियड की हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया है, इसी वक्त यहाँ पर आपका एक टेम्पल है, दशव तारा टेम्पल, झांसी में, जो यूपी में बनाया जाता है। भीतरगांव टेम्पल, जो कि कानपुर में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल अगर हम देखा जाए तो, ये भी गोल्डन एज से ही बिलोंग करता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। बाघ पेंटिंग, केव पेंटिंग, जो बाघ केव थी वहाँ पर पेंटिंग की, जैसे हमने बताया अजंता केव में चित्रकला की गई, या आपकी जो बाघ पेंटिंग थी मध्य प्रदेश में, वहाँ पर आपकी चित्रकला की शुरुआत होती है। तो ये सब आपका जो स्टार्ट हुआ कहाँ पर हुआ, आपका किस वक्त हुआ, तो गुप्त वंश के ड्यूरिंग हुआ। इसीलिए हम इसको गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता है, भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, इतना अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको गुप्त वंश को स्वर्ण काल क्यों बोलते हैं। अब हम इस स्वर्ण काल के बारे में पढ़ लेते हैं, हमें रीजंस तो पता चल गया कि हम इसको क्यों बोलते हैं। तो अब हम एक ऐसे एम्पायर को पढ़ने जा रहे हैं
जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोशल, रिलीजियस लाइफ, आर्ट, लिटरेचर, मेडिसिन, साइंस, इन पे एक छाप छोड़ी, इनको एक पीक तक पहुंचाया। तो इसका जो टाइम पीरियड था ये कितना था, 320 एडी से लेके 550 एडी। अब अपना इतिहास हम 550 एडी तक आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला गया क्योंकि यहाँ पर एडवांसमेंट इन साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर में देखने को मिला। और ये सारी चीज़ें तो हम देख ही चुके हैं, तो अब आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। इसकी कभी कैपिटल पूछे तो पहले कैपिटल पाटलिपुत्र थी, उसके बाद इसकी कैपिटल उज्जैनी होती है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये माना जाता है, बहुत सारे टेक्स्ट में ये मेंशन है कि इसके जो फाउंडर हैं वो श्रीगुप्त हैं, जो कि टाइटल अज्यूम करते हैं महाराजा का। महाराजा तो जानते ही होंगे, किंग्स को बोला जाता है। ठीक है। इनके बाद श्रीगुप्त के बाद कौन आते हैं, घटोत्कच करके एक रूलर थे, वो आते हैं। और घटोत्कच के बाद कौन से रूलर आते हैं, तो घटोत्कच के बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त वन आते हैं। अब मैंने देखो यहाँ पर घटोत्कच आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पेपर में सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त वन ने किसको सक्सीड करके राजा बने थे, तो ये घटोत्कच को सक्सीड करके राजा बने थे। तो ध्यान रखना कि श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आए, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त वन आए। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जैसा बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो आपके रियल फाउंडर थे या मेन फाउंडर थे वो कौन थे, वो आपके चंद्रगुप्त वन थे, क्योंकि यहीं से एक रियल एम्पायर की शुरुआत होती है, यहीं से लोग गुप्त वंश के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो एक तरह से रियल फाउंडर या मेन फाउंडर चंद्रगुप्त वन को भी बोला जाता है, जो कि टाइटल अज्यूम करते हैं महाराजा अधिराजा। महाराजा अधिराजा का मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग। ठीक है, किंग ऑफ किंग्स बेसिकली। ठीक है। इनकी वाइफ थी एक कुमारा देवी, जो कि क्या थी, लिच्छावी प्रिंसेस थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर हिस्ट्री में रूलर्स क्या करते थे, दो तरह से अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी, दो तीन तरीके से, मतलब अपने एम्पायर को, मेनली दो चीज़ होती थी अपने एम्पायर को अगर एक्सपेंड करना है, या तो भाई लड़ाई कर लो या रिश्ते बना लो। ठीक है। तो रिश्ता बनाना सबसे आसान था कि शादी कर लो, उनकी बहन है, कोई बेटी है, कुछ है उनकी, वहाँ जाके उनसे बोलो कि भाई अपने बच्चे से, खुद से, कैसे भी करके शादी कर लो। तो ये चंद्रगुप्त वन की बारे में बात करेंगे तो इन्होंने एम्पायर को बहुत एक्सपेंड किया था, लड़ाई करके भी और मैरिज अलाइंसेस के थ्रू भी। तो ये लिच्छावी प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी कर लेते हैं, जिनसे इनकी जो सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, रीजन वगैरह पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ से यार इतना सवाल नहीं बनेगा, फिर आप कंफ्यूज, मतलब इतना सोचोगे कि भैया इतना बता रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, अपना जो पावर है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि जो लिच्छावी जो, जहाँ पर लिच्छावी में रूल कर रहे थे वो पावरफुल होते हैं। तो जब वो लिच्छावी प्रिंसेस से शादी हो जाएगी तो बेसिकली वो इनको सपोर्ट करेंगे, इनके सपोर्ट में आ जाएंगे, तो अपनी पावर को, और एक गुप्ता वंश का पावर और ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है। ये दिनार्स करके कॉइन्स भी यूज कर, मतलब चलाते हैं, जो कि कुमारा देवी टाइप गोल्ड कॉइन थे। किसके लिए चलाए थे, कुमारा देवी के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने चलाए हैं, गुप्ताज ने चलाए हैं, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त आप किसके बेटे थे, तो चंद्रगुप्त वन के बेटे थे। देखो चंद्रगुप्त वन तो एक्सपेंड करते ही हैं अपनी टेरिटरी का, और ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त वन को जब समुद्रगुप्त सक्सीड करते हैं तो एक्सपेंड छोटा हो गया होगा। एक्सपेंड मतलब जो आपका इनकी टेरिटरी है वो छोटी हो जाएगी। समुद्रगुप्त एकदम चरम सीमा पे पहुंचाते हैं, जितना चंद्रगुप्त वन एक्सपेंड करते हैं ना अपनी टेरिटरी को, उससे ज़्यादा समुद्रगुप्त करते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा, ओके इधर नहीं है मेंशन। बहुत सारे हिस्टोरियंस इनको क्या बोलते हैं, देखो इधर ही है मेंशन, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगर कभी पूछ ले कि किसने इनको मेंशन किया है, तो B.A. स्मिथ इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया, और सिर्फ B.A. स्मिथ ने सबसे पहले बोला था, लेकिन बहुत सारे लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो समुद्रगुप्त थे कोई बैटल हारे नहीं थे, और इन्होंने जो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड किया था, बहुत ज़्यादा हद तक इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया था। इनके कोर्ट में एक कोर्ट पोइट थे जिनका नाम था हरिसेन। ये इंस्क्राइब्ड करते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन, कहाँ पर, इलाहाबाद में, जिसको हम प्रयाग परस्ती के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किस रूलर से एसोसिएटेड है, तो वो यहाँ पर समुद्रगुप्त से एसोसिएटेड है। ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली इनकी अचीवमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बैटल्स के बारे में लिखा हुआ है इस इंस्क्रिप्शन में। और
इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को प्रयाग परस्ती बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ये भी सवाल बन जाता है। हरिसेन किसके कोर्ट में पोइट थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट में पोइट थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर ये एक बृहद कथा कोश भी लिखते हैं जो कि इंडियन फोक टेल्स और लीजेंड्स के बारे में है। ठीक है, कौन? हरिसेन। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, क्या क्या लिखते हैं? बृहद कथा कोश। ठीक है, उसके बाद जो समुद्रगुप्त थे, इनको पोयम्स कंपोज करने का मतलब एक तरह से शौक था, एक तरह से ये कवि भी थे। ठीक है, इसलिए इनको एक टाइटल भी दिया गया कविराज। और इनको वैष्णवाइट, क्योंकि ये वैष्णनिज्म फॉलो करते थे तो इनको वैष्णवाइट भी के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया तो इन्हें बोलते ही हैं, ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। और यहाँ पर इन्होंने दक्षिण पथ के 12 रूलर्स को हराया था। ठीक है, तो कभी आपसे पूछे दक्षिण पथ के 12 रूलर्स को किसने हराया था, तो समुद्रगुप्त ने हराया था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इनको बीना वगैरह का भी बजाने का शौक था। ये हमें कहाँ से पता चलता है? जो इनके टाइम पीरियड के कॉइन्स मिले हैं, वहाँ पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए भी छापा गया था, जो हमें मिलता है। तो जहाँ से हमें ये पता चलता है, ये हम सोच पाते हैं कि समुद्रगुप्त को कहीं ना कहीं बीना बजाने का भी शौक था। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेट रूलर के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, जो कि सबसे पहले टाइटल अडॉप्ट करते हैं विक्रमादित्य का। और विक्रमादित्य का जो टाइटल है ये अडॉप्ट करते हैं, ये कब अडॉप्ट करते हैं? ये साकाज को हराने के बाद, जब उनको कंप्लीटली हरा देते हैं, तब यहाँ पर ये आपका जो टाइटल है वो अज्यूम करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पर ये भी मैरिज अलायंस को, मतलब ये भी अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने भी मैरिज अलायंस का सहारा लिया कि ठीक है भाई, इनकी पावर बढ़े। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक नागा नागा रूलर था, उसकी बेटी थी कुबेर नागा। यहाँ पर ओके, यहाँ पर हमने ध्रुवा देवी के बारे में मेंशन किया है। ओके, एक ध्यान रखना, एक नागा रूलर था, नागा रूलर, जिसका नाम क्या था? कुबेर नागा था, कुबेर नागा था। ठीक है, उनकी एक बेटी थी, उनसे ये क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये शादी कर लेंगे तो वहाँ से जो वो लोग इनके सपोर्ट में आ जाएंगे। और दूसरा, इनकी एक बेटी थी प्रभावती देवी। प्रभावती देवी की जो शादी है रुद्रसेना सेकंड से कर देते हैं। और ये किस डायनेस्टी से था? बताका प्रिंस था, बताका डायनेस्टी से था। ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थी यहाँ भी शुरू हो जाती है। तो ये भी लोग गुप्त वंश के मतलब सपोर्ट में आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि पहले जो राजा बना था वो चंद्रगुप्त सेकंड नहीं बना था, इनका बड़ा भाई था रामगुप्त, वो उसको राजा बना, क्योंकि बड़ा भाई राजा बनता है। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जो रामगुप्त है वो मतलब कमज़ोर है, वो राजा बनने लायक नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड को बनाओ। लेकिन फिर भी रामगुप्त को बना दिया जाता है राजा। और रामगुप्त एक तरह से बहुत ज़्यादा कावर्ड था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कायर था। जो एक आपका यहाँ पर साका रूलर होता है, वो बेसिकली क्या करता है, जो आपकी एक तो रामगुप्त को हरा देता है, और रामगुप्त को हरा के ध्रुवा देवी जो उनकी वाइफ होती हैं उनको सरेंडर करके ले जाता है। फिर चंद्रगुप्त सेकंड जाता है, उस साका साका रूलर को मारता है और ध्रुवा देवी से शादी कर लेता है, और साथ में ये रामगुप्त को भी मार देता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। लेकिन साकाज का भी एंड नहीं हुआ था, साकाज से बदला लेने के लिए ही ये मैरिज अलायंस करता है, जैसे नागा रूलर से। यहाँ पर बटाका डायनेस्टी के बटाका जो डायनेस्टी थी उसकी प्रिंस से अपनी बेटी की शादी कर देता है। तो यहाँ पर ये इसी वजह से अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, क्योंकि इन्हें साका रूलर से बदला लेना था। और जब ये मैरिज अलायंसेस हो जाती हैं और सारी और टेरिटरी को भी अपने में लड़ाई करके मिला लेता है, और जब ये थोड़ा सा पावर में आ जाता है, मतलब अपने पावर की एक तरह से चरम सीमा पे होता है, तब जाके ये साकाज पे अटैक करता है और साकाज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। साकाज को क्या कर देता है? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब साकाज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके बाद ये किसका टाइटल लेता है? विक्रमादित्य का टाइटल लेता है। और इसी को डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज, साकाज का सर्वनाश करने वाला भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। और उसी के बाद जैसे मैंने बताया ना, इसकी दो कैपिटल थी गुप्त वंश की, पहली थी पाटलिपुत्र, दूसरी थी उज्जैनी। जब ये साकाज को हरा देते हैं तो उसी के बाद इनकी दूसरी कैपिटल कौन सी होती है? उज्जैन होती है। तो ये चीज़ भी आई होप आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद जो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन है, अभी जो हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है,
जहाँ पर रस्टिंग टेक्नोलॉजी अभी तक रस्ट नहीं लगी है, मतलब आयरन टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। तो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन भी इन्हीं के टाइम पीरियड पर कंपोज हुआ, और ये कहाँ पर है, दिल्ली मेहरौली में है। जगह ध्यान रखना, मेहरौली, ठीक है, कभी अंदर डेप्थ में पूछता है, ठीक है, मेहरौली। और ये किस लैंग्वेज में, कभी लैंग्वेज भी पूछ लेता है, तो ये किस लैंग्वेज में है, ये संस्कृत लैंग्वेज में है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है, कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त के बारे में ध्यान रखना कि ये इन्होंने क्या फाउंड की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की थी। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ध्यान रखना, ये ब्राइट रेड ब्रिक्स से बनी हुई थी। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, पेपर में कि ये किससे बनी हुई है, तो ब्राइट रेड ब्रिक से बनी हुई है। और बेसिकली ये किसके बेटे थे, चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे थे, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, स्कंदगुप्त आता है। कौन आता है, स्कंदगुप्त आता है। अब ये चीज़ ध्यान रखो, जब कुमारगुप्त राज कर रहे थे ना, उसी वक्त एक सेंट्रल एशियन की पेस्टोरल ट्राइब थी जिसका नाम था हुन्स। क्या नाम था, हुन्स नाम था, ठीक है। ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से मूव करके इंडिया की तरफ आ रही थी, लेकिन जब कुमारगुप्त का शासन खत्म हो जाता है और स्कंदगुप्त राजा बनते हैं गुप्त डायनेस्टी के, उस वक्त ये इंडिया पर हमला करते हैं। और इंडिया पे हमला करने का मतलब, जो सबसे बड़ी डायनेस्टी होगी अगर आपको नॉर्थ इंडिया में रूल करना है, नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री चल रही है। ये हमने संगम एज में अभी हमने साउथ अफ्रीका की देखी थी, सदर्न पार्ट, साउथ अफ्रीका नहीं सॉरी, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री देखी थी। वरना ये सारी जो हिस्ट्री चल रही है वो यहाँ पर, सॉरी, नॉर्दर्न इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की यहाँ पर हिस्ट्री चल रही है। तो जब ये हुन्स, जो कि एक पेस्टोरल ट्राइब थी सेंट्रल एशिया से, ये रिसोर्स की तलाश में क्या करते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं। और जब इंडिया की तरफ आते हैं तो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पर ये इंडिया पर हमला कर देते हैं। अब क्या होता है कि स्कंदगुप्त इन हुन्स को हरा तो देता है, इनके हुन्स के अटैक को हरा तो देता है, लेकिन ये बार बार अटैक करते रहते हैं। जब बार बार अटैक करते हैं, बार बार हरा भी देता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मिलिट्री में जो सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो जाती है। देखो, कुछ तो लॉस होता है, या इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो धीरे धीरे जो उनका कॉन्टिन्यूस अटैक था ना, उसकी वजह से जो गुप्त वंश था वो वीकन होने पड़ता है। जो आपके जो जो लड़ाई होती थी, जो अटैक होते थे, उसकी वजह से क्या होते थे, जो रास्ते होते थे वो ब्लॉक हो जाते थे, वो खराब हो जाते थे। तो जो ट्रेड रूट्स थे, जहाँ से ट्रेड ट्रेड होती थी, ट्रेड रूट्स खत्म होने लगते हैं, ट्रेड रूट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बहुत कम ट्रेड रूट बचते हैं यहाँ पर, जिस वजह से क्या होता है, जो गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी होती है ना, वो भी चरमरा जाती है, ठीक है, वो भी मतलब वीकन पड़ने लग जाती है, वो भी कमज़ोर पड़ने लग जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जैसे कुमारगुप्त, सॉरी, यहाँ पर स्कंदगुप्त की डेथ होती है, स्कंदगुप्त की डेथ होने के बाद तो ये मानो कि ये एम्पायर एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है। और यहाँ से ही, स्कंदगुप्त की डेथ से ही आपका जो एक तरह से डेक्लाइन है गुप्ता वंश का, वो शुरू हो जाता है। और यहाँ पर स्कंदगुप्त के तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद कोई ऐसा गुप्ता एम्पायर मतलब रूलर नहीं आया जो कि इनको बाद में इनके अटैक्स को सरवाइव कर पाए या इनको यहाँ से भगा पाए। धीरे धीरे, कहने का मतलब है, स्कंदगुप्त के बाद आपका जो गुप्ता डायनेस्टी का इतिहास है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है। तो हमें जो पढ़ना है वो स्कंदगुप्त तक ही पढ़ना है। अब क्या होता है कि जो और भी रूलर्स होते हैं पास में, छोटे छोटे रूलर्स, वो अपने आप को फिर इंडिपेंडेंट घोषित करने लग जाते हैं। अभी जैसे इस चीज़ को इस तरह से इमेजिन करके सोचा करो कि अभी सपोज सेंट्रल इंडिया में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। अभी वो बीजेपी की सरकार ही टूट जाए, ठीक है, वो जो पीएम है वही मतलब बिखर जाए, वही चीज़ें खराब हो जाए, वहाँ पर कोई सेंट्रल एशिया में पावर में ही ना हो, तो स्टेट में सब अपना चलाएंगे, सब अपने आप को, अभी सब अधीन है सेंट्रल इंडिया में, मतलब एक तरह से पीएम के, ठीक है। मतलब सबको, ऐसा नहीं है, सबको अपने अपने राइट्स हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड सुननी आपको सेंट्रल इंडिया की होगी। लेकिन सेंट्रल इंडिया में ही रूलर्स ना रहे, कोई कोई रूल ही ना कर रहा हो, कोई पार्टी ना हो, तो सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश करेंगे ना, भैया अब तो मैं अपनी चलाऊंगा, किसी की नहीं मानूंगा, अब तो मेरा राज्य हो गया। कल को ममता बनर्जी कर देंगे, कह देंगे कि वेस्ट बंगाल तो मेरा है, अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हमारी जो मन में आएगी वो करेंगे। तो जैसे स्कंदगुप्त की डेथ होती है, तो छोटे छोटे और भी रूलर्स थे, वो अपना इंडिपेंडेंट, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो एक तरह से वहाँ से भी जो गुप्ता एम्पायर की टेरिटरी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और हुन्स भी अब सेंट्रल इंडिया तक आ चुके थे, हुन्स का भी सेंट्रल इंडिया में राज होना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही हुन्स यहाँ पर मालवा की तरफ बढ़ते हैं, एक राजा थे, यशोधर्मन,
कौन थे? एक राजा थे यहाँ पर यशोधर्मन, जो कि हुंस को बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। मतलब बहुत पावरफुल रूलर थे ये यशोधर्मन, ये हुंस को हरा देते हैं। और बेसिकली हुंस को अब यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है और हुंस को यहाँ से बाहर भेज देते हैं। और जब हुंस चले जाते हैं तो यशोधर्मन ही यहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया है उस पर राज करते हैं। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि 540 एडी आते आते आपका जो गुप्ता वंश है वो खत्म हो जाता है कंप्लीटली। तो ये है कहानी आपके गुप्त वंश की। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। गोल्डन एज हमने पढ़ लिया। अब एक इम्पोर्टेंट सेक्शन रहता है इस चैप्टर का, वो है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जैसे हमने बात की, गुप्ता जो डायनेस्टी थी, जो गुप्ता एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर के बराबर तो बड़ा नहीं था, लेकिन इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। किसी भी रूलर को, किसी भी डायनेस्टी को जब एक्सपेंड करना था ना उस वक्त, उसके लिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। अब यहाँ के इनके एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल बनते हैं, तो थोड़ा सा अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कभी पेपर में पूछे कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो किससे इंस्पायर्ड था, ठीक है, तो इंस्पायर्ड बाई मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन किससे इंस्पायर्ड था? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्पायर्ड था। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता था, एक आपका राजा होता था, किंग होता था, उसको एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे अभी हमारे पीएम है, अभी प्रेजेंट सिनेरियो से लिंक करो, हमारे पीएम को बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं ना, कि भाई ये रोड मिनिस्टर है, ये चीज़ देखेगा, ये डिफेंस मिनिस्टर है। ऐसे ही वहाँ उस वक्त भी राजा को काफ़ी मिनिस्टर्स क्या करते थे, असिस्ट करते थे, हेल्प करते थे। और मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मंत्री परिषद बोला जाता है, ये ध्यान रखना है ना। हिंदी वाले थोड़ा सा भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, यहाँ पे मैं आपको जस्ट ऐसे ही कराने वाला हूँ। ऐसे देखो कि आप मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को किस, अब देखो थोड़ा सा याद देख लेना है ना, यहाँ पर आप हिंदी वाले थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर एक होता था आर्मी चीफ। कौन होता था? आर्मी चीफ होता था, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था? सेनापति बोला जाता था। जिसको क्या बोला जाता था? सेनापति वो बोला जाता था। एक होता था आपका जस्टिस मिनिस्टर। कौन होता था? जस्टिस, हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, जस्टिस मिनिस्टर होता था। जस्टिस मिनिस्टर को क्या बोला जाता था? महादंड नायिका बोला जाता था। महादंड नायिका। देखो हर वर्ड अपन, देखो दंड दे रहा है तो जस्टिस होगा, तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे रटोगे इसको। अब मुझे भी तो याद है, ऐसे ही याद है कि हाँ जस्टिस में दंड आएगा तो महादंड नायिका हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप अगर याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। एक होता था आपका वॉर एंड पीस मिनिस्टर, जिसको संधि, देखो जब लड़ाई खत्म करनी होती है तो संधि कर लो, तो बेसिकली पीस चाह रहा है, वॉर में झगड़ा लड़ाई नहीं चाह रहा है, तो आराम से ऐसे ही याद कर सकते हो। तो क्या आप याद कर सकते हो उसको? संधि। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा नाम लिखना है, आपको तो बस पेपर में ऑप्शन मिलेगा तो आराम से कर सकते हो। संदीप विग्रह, ये कौन होता था? वॉर एंड पीस मिनिस्टर होता था। तो ये नाम याद करना बहुत आसान है, ज़्यादा ऐसे मत सोचा करो। अब देखो संधि, संधि का मतलब पीस चाहता है। दंड, दंड का मतलब जस्टिस। आर्मी चीफ को सेनापति बोलते हैं, तो ये तो आराम से याद कर लोगे। उसके बाद कौन है आपका? एक होता था जो रॉयल प्लेस का केयर टेक करता था, उसको बोलते थे महाप्रतिहारी। महाप्रतिहारी, तो केयर टेकर ऑफ रॉयल प्लेसेस। अब यहाँ पर आप ऐसे याद करो कि देखो रॉयल प्लेसेस मतलब जो महल होते थे, महा से महल याद, महल याद रख लो, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो महल, महल से रॉयल प्लेसेस, ठीक है, ऐसे याद कर लो। उसके बाद और कौन होता था आपका? एक होते थे आपके पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ, दंड पासिका बोलते थे उन्हें, दंड पासिका। ये कौन है? चीफ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। अब आप इसे कैसे याद करो? देखो जो जस्टिस मिनिस्टर होगा वो महादंड दे सकता है, और पुलिस वाले छोटा सी दंड दे सकते हैं। जैसे देखो हमारे यहाँ भी पुलिस वाले आपको मार पीट सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी नहीं है कि महादंड दे देंगे, कोई बहुत बड़ा दंड दे देंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा ना। तो जस्टिस मिनिस्टर आपके क्या है? महादंड देते हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा मोटा, छोटा मोटा दंड देते हैं। तो इस तरह से को रिलेट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे याद करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद
एक होते थे प्रोविंशियल ऑफिसर्स होते थे, जिनको हम क्या बोलते थे, कुमारा मात्याज बोले जाते थे। कभी आपसे पूछ ले कि जो प्रोविंशियल ऑफिसर होते थे उनको क्या बोला जाता था, प्रोविंशियल ऑफिसर्स को। एक तरह से समझ लो आई आज आज के टाइम का ये आईएएस कैडर होता था, ठीक है, प्रोविंशियल ऑफिसर्स होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो राजा को असिस्ट करते थे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हाँ एक और चीज़ मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को लेक्चर को पॉज करके देख लो, जस्ट मैं इसे रफ करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे अभी देखो, मैं आपको जब बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। एक गुप्ता एम्पायर था, ठीक है। अभी के हिसाब से हम इसे क्या मान सकते हैं, इंडिया मान सकते हैं कि सपोज ये इंडिया है। अभी इंडिया में कौन रूल कर रहा है, पीएम रूल कर रहा है। उस वक्त गुप्ता एम्पायर में कौन रूल कर रहा था, तो आपके राजा जो रूल करते थे, जो सबसे मेन है जो रूल करेंगे, उनको क्या बोला जाता था, किंग्स बोला जाता था। फिर गुप्ता एम्पायर किस में डिवाइडेड था, तो ये डिवाइडेड था भुक्तीज में, भुक्तीज में ये डिवाइडेड था। आज के टाइम में जैसे अगर हम इसे एसोसिएट करें आज के टाइम में, तो इंडिया किस में डिवाइडेड है आपका, स्टेट्स में, ठीक है, राज्यों में डिवाइडेड था। वैसे ही गुप्ता एम्पायर भुक्तीज में डिवाइडेड था। मतलब आज के टाइम पे जो स्टेट्स को क्या बोला जाता था उस वक्त, भुक्तीज में, ठीक है। और जैसे अभी यहाँ पर तो रूल कर रहे हैं पीएम, यहाँ पर रूल करते हैं सीएम। उस वक्त भुक्तीज में कौन रूल करते थे, तो उनको बोला जाता था उप रिकाज। तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही भुक्तीज को डिवाइड किया गया किस में, बिसियाज में। आज के टाइम में जैसे स्टेट्स को किस में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर बिसियाज में कौन रूल करता था, ठीक है, उसको बोला जाता था आयुक्ताज। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है आयुक्ताज या बिसेपति, बिस्पति, ठीक है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को देखो किस में डिवाइड करते हैं हम, विलेजेस में। तो ऐसे ही बिसियाज भी किस में डिवाइडेड थे, विलेजेस में, ठीक है। और यहाँ पर जो रूल करता था उसको बोला जाता था ग्रामिका। तो बहुत आसान है अगर आप अच्छे से समझ लोगे एक बार। अब मैंने यहाँ पर ये प्रेजेंट सिनेरियो से भी आपको कोरिलेट करके बता दिया, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। और इसी के टाइम पर गुप्त वंश के टाइम पे ही लैंड डोनेशन का भी एक तरह से प्रैक्टिस शुरू हुई थी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें लैंड डोनेशन की, लैंड डोनेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती है, ब्राह्मण्स को, उसको बोला जाता था अग्रहारा। और जो यहाँ पर आपका एक तो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, और एक मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स के लिए लैंड दी जाती थी, उसको बोले जाते थे देवग्रह, देवग्रह हारा, देवग्रह हारा, ठीक है। तो ये जो लैंड डोनेशन है ब्राह्मण्स के लिए जो दी जाती थी उन्हें अग्रहारा बोलते थे, और जो टेम्पल्स के लिए दी जाती थी उन्हें देवग्रह बोला जाता था। ये देवग्रह हारा बोला जाता था। ध्यान रखना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो टैक्सेस के बारे में अगर हम बात करें, तो इनका जो मेन सोर्स था वो लैंड ही थी। जैसे कि एक भाग था जिस पे ये टैक्स लगाते थे, भाग नाम का एक टैक्स था, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, के जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 1/6 दे दो। भोग होता था कि जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स की जो सप्लाई है वो राजा को जाती थी अगर आप कर रहे हो तो। एक आपकी बिस्ती करके टैक्स था, ये बेसिकली फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर था, ठीक है। उसके बाद एक सेना भक्ति थी। ध्यान रखना, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। इसमें क्या था सेना भक्ति में, कि जैसे आर्मी अगर आपके गांव से होके जा रही है, किसी भी राजा की फौज है, तो उस गांव का फर्ज बनता था कि वो गांव का फर्ज, अगर कहीं भी उन्हें भूख लगी है और खाना चाहे सेना, मतलब सेना को खाना चाहिए खाने के लिए, तो जिस भी गांव में वो जाएंगे वहाँ गांव में गांव वालों का सेना भक्ति के अंदर ये आता था कि उनका ये फर्ज है कि वो उनको खाना खिलाएं, ठीक है। द आर्मी वाज टू फीड बाई पीपल वेन एवर इट पास थ्रू अ विलेज। तो इस टैक्स को क्या बोलते थे, सेना सेना भक्ति बोलते थे। भाग, ध्यान रखना, भाग मतलब 1/6 जो भी प्रोड्यूस होगा वो देना पड़ेगा। भोग, ध्यान रखना, भोग का मतलब जो फ्रूट्स फ्लावर्स होंगे वो राजा के पास आपको देने पड़ेंगे। अगर आप, ऐसा नहीं कि सारे, ठीक है, एक पार्ट ऑफ सेक्शन। उसके बाद बिस्ती, एक टाइप का लेबर, फोर्स्ड लेबर आपको बोल सकते हो इसको, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ मिसलेनियस चीज़ें, देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमें इस एम्पायर से कभी कभी पूछ लेता है कि क्या गुप्त वंश से सती प्रथा की प्रैक्टिस हमें मिलती है या नहीं। तो यस, सती प्रथा की हमें प्रैक्टिस मिलती है गुप्त पीरियड से, ये ध्यान रखना,
ठीक है, ये कहाँ पर कैसे किससे कौन से एविडेंस है जहाँ से ये प्रूफ होता है? एक एरान पिलर इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में, जहाँ पर ये चीज़ें मेंशन है। उसके बाद ध्यान रखना, मैत्रकाज, अच्छा मैंने ये नहीं पढ़ाया, मैत्रकाज कौन होते थे? ये ट्रिब्यूटरी चीफ ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी होते थे। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया। बेसिकली देखो, ये जो मैत्रकाज थे ना, ये गुप्त वंश के ट्रिब्यूटरी चीफ्स थे। फिर बाद में ये क्या करते हैं, ये अपने इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर देते हैं। कहाँ पर? वेस्टर्न इंडिया में। और इनकी कैपिटल क्या थी? बल्लभी थी। तो मैत्रकाज के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम MTS 2024 PYQ के बारे में। विच पोइट कंपोज द इलाहाबाद प्रहस्ती ऑफ समुद्रगुप्त, कि जो इलाहाबाद प्रहस्ती ऑफ समुद्रगुप्त है वो किसने कंपोज की थी? तो हमने पढ़ा था इनके कोर्ट में कौन था? हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन थे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सकैवेटेड ruins ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिकेट दैट ब्राइट रेड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। ब्राइट रेड क्या था? तो मैंने आपको बताई थी, ब्राइट रेड ब्रिक से बनी हुई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये आपके दो सवाल हैं जो पेपर में पूछे गए थे। ऐसा नहीं है, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे 10 सवाल भी पूछे जा सकते हैं, इतनी अपने आप में ये वैल्यू रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपने जो हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा, अब हम अपनी जो हिस्ट्री है वो कवर कहाँ तक कर चुके हैं? लगभग 540 AD तक हम अपनी हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। इसके आगे की हिस्ट्री हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना।